नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम के टॉक शो अश्विनी सीज में। मित्रों, चर्चा का विषय पुनः आज तथाकथित राष्ट्रवाद। कल मैं नेशनल चैनल्स पे डिबेट देख रहा था जिसमें भाजपा के प्रवक्ता का प्रखर जोर था कि भाजपा की नीति राष्ट्रवादिता की है। और उसके बाद आज की एक न्यूज़ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के मामले में भारत 54 पायदान गिरा। दोनों ही स्थितियां विषम हैं। राष्ट्रवादिता क्या है और वो क्या कारण है जिस वजह से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का दावा करने वाले भारत की स्थिति आज ये है कि वो 54वें पायदान पे आ गया। पिछले एक दशक का अगर हम इतिहास का आकलन करें तो हम पाएंगे, बल्कि पिछले 1.5 दशकों से हिंदुस्तान की राजनीति में जात और धर्म की राजनीति का प्रभुत्व बढ़ा है। हालांकि हिंदुस्तान की राजनीति तो जात और धर्म आधारित 1951 से ही है। जिस तरीके से कांग्रेस का इग्नोरेंस रहा पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर के, और उसका सबसे बड़ा पीड़ित उदाहरण है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। नेहरू ने जिस तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रति व्यवहार किया वो कहीं ना कहीं एक नकारात्मक संदेश समाज को देता आया। उसके बाद भी कई मुद्दों पर कांग्रेस का जो एक एंटी हिंदू कॉन्सेप्ट चला, वो चाहे करपात्री जी महाराज के समय का रहा हो, जो करीब 240 साधुओं की हत्या की गई या उनको लॉ एंड ऑर्डर के बेसिस पर उनके साथ में जो हुआ, उसका भी एक नकारात्मक प्रभाव हिंदू समाज पर आया। और इसी भाव को इनकैश कर रही है भाजपा। हालांकि कांग्रेस का अगर रोल देखा जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी का भी कांग्रेस ने कोई आज तक भला नहीं किया। इसको ग्रांटेड समझा, वोट बैंक समझा। इंदिरा जी के लिए कहा जाता था कि इंदिरा गांधी मुस्लिम समाज रूपी वृक्ष को डेली उखाड़ के देख लेती थी कि इसकी जड़ें तो नहीं जम रही हैं। परंतु ये जो धर्म को लेकर के ये जो एक भाव का जो उत्पन्न किया गया, क्योंकि कांग्रेस की टोटल पॉलिसी डिवाइड एंड रूल पर रही, आज भाजपा को जो इसका लाभ मिल रहा है वो इसी का मिल रहा है। 78 से 80% वोट बैंक को, जिसका कोई आज तक दावा करने वाला नहीं था, उस पर भाजपा ने कंसीडर किया। हालांकि बसपा के रूप में भाजपा को उस वोट बैंक में एक सेंध भी लगी, परंतु इसके बाद भी बहुतायत में जो बहुसंख्यक वर्ग था उसने भाजपा को साथ दिया। कांग्रेस आज भी एंटी हिंदुज़म में बात करके भाजपा को बढ़ावा दे रही है। भाजपा को जो भी लाभ मिल रहा है वो कांग्रेस की एंटी हिंदू पॉलिसीज़ का मिल रहा है। वो चाहे कांग्रेस के नेता किसी पर्टिकुलर मंदिर के चंदे की बात करते हो, या फारूक अब्दुल्ला 370 की बहाली के लिए चीन के सहयोग की बात करते हो, या महबूबा मुफ्ती, कहने को तो एक अलग पार्टी है लेकिन हकीकत ये है कि कांग्रेस की ही बी ग्रेड है, बी पार्टी है, देश में तिरंगा न फैलाने की बात करती है। इसका प्रत्यक्ष लाभ भाजपा को मिल रहा है और उसी का आधार राष्ट्रवादिता के नाम पे भाजपा लेकर के चल रही है। आज प्रत्यक्ष है। मैं कल सोक्रेटिस को पढ़ रहा था तो उसमें एक कोटेशन मेरे को मिली, बड़ी अच्छी कोटेशन थी कि जिस देश में महंगाई चरम पर हो, जनता से विद्रोह ना हो, तो कहीं ना कहीं मानसिक दासता का प्रतीक है। सोक्रेटिस ने एक बात और अच्छी कही कि जब शासक दूसरों की कमियां गिनाने लगे तो ये मान लीजिए कि वो शासन असफल है, वो सरकार असफल है। आज कमोबेश ये दोनों स्थितियां हिंदुस्तान पे लागू हैं। लोकतंत्र के नाम पर चुनी हुई सरकार जिस तरीके से एकल निर्णय ले रही है, चाहे वो महंगाई के संदर्भ में हो, मनमाने दरों पर जिस तरीके से गैस पेट्रोल की वृद्धि की जा रही है। हमारी वित्त मंत्री का कहना है कि गैस और पेट्रोल के दर जो है वो कंपनियां बढ़ा रही, जबकि हकीकत ये है कि गैस और पेट्रोल के दरों में जो वृद्धि है उसका मूल कारण केंद्र व राज्य सरकारों की कर पद्धति है। केंद्र और राज्य सरकार अगर अपने करों में संशोधन कर लें तो ये 90 और 92 रुपये बिकने वाला लीटर बिकने वाला पेट्रोल ये आज भी 40-42 रुपये से ज़्यादा का नहीं पड़ता है। तो समझिए 100% की अगर कर वसूली की जाएगी, और पेट्रोल और डीजल एक ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें बढ़ने वाले दर केवल इनको प्रभावित नहीं करते बल्कि वो पूरे समाज की व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, क्योंकि दीज आर द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन।
तो उस राष्ट्रवादिता का क्या परिभाषा होनी चाहिए, ये एक विषय गंभीर है। और भारत क्यों कर अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज पिछड़ रहा है, ये दूसरा विषय है। इसका मूल कारण केवल जात और धर्म आधारित राजनीति है। मित्रों, मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था कि भारत को इतना नुकसान अंग्रेजों से नहीं हुआ जितना पिछले 74 सालों में भारत की राजनीतिक पार्टियों ने किया। ये सही है कि शासन सत्ता के लिए साम दाम दंड भेद चारों नीतियां अपनाई जाती हैं, परंतु जब ये नीतियां देश विरोधी हो जाए, इससे देश का अहित कारित होने लगे, तब मामला निसंदेह गंभीर होता है। देश की आवाम को भी समझना चाहिए और धर्म के आधार पर विरोध करने वाले दोनों वर्गों को समझना चाहिए। सैकड़ों सालों की जो साझा विरासत है संस्कृति की, उसमें जिस तरीके का मतभेद अब उत्पन्न होकर के सामने आ रहा है, ये कहीं ना कहीं दूरगामी परिणामों के लिए घातक है। हर धर्म पनपे, हर धर्म बढ़े, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन धर्म विशेष के बढ़ावे के लिए जब दूसरा धर्म उसको प्रवोक करे तो ये नुकसानदायक है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी समझना चाहिए कि 22 से 27 करोड़ की आबादी के बावजूद उनके पास आज 27 नेता नहीं है जिनको वो गिन सके। तो उनका नेतृत्व कौन कर रहा है? उनका नेतृत्व वो नेता कर रहा है जो हकीकत में अपने धर्म, अपने दीन, अपने समाज का नहीं है। साथियों, जो अपनों का ना हुआ, अपने धर्म का ना हुआ, अपने दीन का ना हुआ, क्या वो आपका होगा? ये सोचने वाली बात है। और विरोध की राजनीति में ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस विरोध का विरोध कर रही है, भाजपा ने भी विपक्ष में रहते हुए विरोध किया, विरोध की राजनीति की। आपको याद हो 2012 से 14 के बीच की वो दृश्य, जब कभी सब्जियों के भाव बढ़ते थे तो यही भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के लोग गले में आलू टमाटर की माला लटका के बैठते थे। कल एक और मज़ेदार वाक़या देख रहा था, पंजाब में एक भाजपा विधायक बैलगाड़ी में चल रहे थे। उनसे जब अखबार ने पूछा कि भैया आप बैलगाड़ी में क्यों जा रहे हो, बोले ये मेरा विरोध प्रदर्शन है बढ़ते हुए पेट्रोल मूल्यों के लिए। तो उन्होंने कहा क्या करना चाहिए? बोले पंजाब सरकार अपने कर कम करे। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पंजाब सरकार क्यों कम करे? उत्तर प्रदेश सरकार क्यों ना करे? हरियाणा सरकार क्यों ना करे? दिल्ली सरकार क्यों ना करे? क्या सरकारें केवल इसलिए हैं कि वो जनता का दोहन करें, आर्थिक दोहन करें, शोषण करें? बहुत व्यवस्थाएं हैं, इसमें दो राय नहीं कि इन करों से ही सरकारें चलती हैं, लेकिन कर का भी एक सीमा होनी चाहिए। सरकारें अपने सूत्र क्यों नहीं उत्पन्न करती हैं? क्या केवल जनता को? हिटलर का एक कोट बड़ा अच्छा कोट है। हिटलर ने एक जगह कहा है कि अगर स्थायी शासन करना है तो जनता को इस कदर आर्थिक रूप से निचोड़ दो कि वो जीवन को ही विकास समझे। और दुर्भाग्य है आज भारत इसी पद्धति पे चल रहा है। और यही कारण है कि हमारा लोकतंत्र में जो स्तर है, जो हमारी पायदान है, आज हम 54वें स्थान पर पहुँच गए हैं। ये गिरावट भावी भविष्य के लिए बड़ी घातक है। मैं अटल जी की एक कोट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा मित्रों। अटल जी ने लिखा था कि जब संसद में विपक्ष कमज़ोर हो जाए तो तानाशाही बढ़ती है। कमोबेश आज वही स्थिति है और इसका भी कारण कांग्रेस है। ये जानने के बाद कि उनका नेतृत्व असक्षम है, असफल सिद्ध हो गया है, फिर भी उसी नेतृत्व के साथ कांग्रेस जिस तरीके से राजनीति कर रही है, मुझे नहीं लगता आने वाले समय में कांग्रेस के लिए कोई भविष्य हो। क्योंकि मुद्दों की राजनीति से भटक करके, अब कल ही राहुल जी का एक बयान आया कि साहब तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के साथ जो है वो राजनीतिक दुर्व्यवहार किया जा रहा है। भाई अगर 350 करोड़ रुपए की कर अवंचना है और एजेंसी उसको देख रही तो इसमें राहुल जी को क्या तकलीफ? वो किसी भी उसका हो। हाँ, आप तो ये करिए कि अगर आपके पास में ऐसा कोई प्रमाण है जिसमें कोई भाजपा नेता की अगर संलिप्तता आती है तो आप उस मुद्दे को उछालिए कि भाई तापसी पन्नू अनुराग कश्यप के साथ साथ इसकी भी जांच की जाए। बजाय ये कहने के कि इनकी जांच ना की जाए, ये कहा जाए कि इस नेता की भी जांच की जाए। और इसका ही फायदा भाजपा को मिलता है, प्रत्यक्ष फायदा मिलता है। भाजपा का IT सेल ओवर एक्टिव है और उन्हीं बातों को लेकर के कल से सोशल मीडिया ट्रोल कर रही है
तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप की जांच को लेकर, पक्ष और विपक्ष दोनों। क्योंकि भाजपा IT सेल ओवर एक्टिव है, जैसा मैंने आपसे कहा, इसलिए प्रतिशत जो है वो तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के विरोध में ज़्यादा है, पक्ष में कम है। और ऐसी जांच एजेंसियों पर बार बार सवाल उठाना, हालांकि जब भाजपा विपक्ष में थी तो आपको याद हो, इसी भाजपा का कहना था कि CBI पालतू तोता है। आज अलग बात है कि पालतू तोता के पिंजरे का मालिक बदल गया है, तोता आज भी पालतू है। तो विरोध के लिए, केवल विरोध के लिए विरोध करना, ये राजनीतिक नहीं, ये व्यवहारिक नहीं है, ये देश हित में नहीं। विपक्ष को समझना चाहिए, चेंजिंग सिनेरियो में विपक्ष के मुद्दे भी स्पेसिफाइड होने चाहिए। चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो या बसपा हो या AIADMK हो या TMC हो, सब मुद्दों पे बात हो रही है। रोजी रोजगार पे बात नहीं हो रही, व्यवसाय पे बात नहीं हो रही, स्वास्थ्य पे बात नहीं हो रही, बच्चों के भविष्य को लेके बात नहीं हो रही। बात केवल विरोध के विरोध की हो रही है। जय श्री राम नहीं कहेंगे, सिया राम कहेंगे। इस मुद्दे का फायदा भाजपा को मिला बंगाल में। हम तिरंगा नहीं फहराएंगे, इसका फायदा भाजपा को मिला कश्मीर में। हम चीन 370 की बहाली के लिए चीन की मदद लेंगे, इसका फायदा मिला भाजपा को जम्मू कश्मीर में। जबकि भाजपा भी वही कर रही है जो कमोबेश और पार्टियां कर रही हैं। 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, ये वही व्यवस्था है जो दिल्ली में केजरीवाल सरकार कर रही है। वो पानी फ्री बांट रही है, वो बिजली कम से कम रेटों पे दे रही है। तो ये जो डिफरेंस है, डेफिसिट है, ये कहीं तो वसूला जाएगा। हिंदुस्तान की जनता को ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है? कोई सरकार अपनी जेब से नहीं देती है। सरकार जो भी देती है वो आम जनता से छीनती है, तब देती है। 10 रुपये छीनेगी तो 2 रुपये देगी। हमको इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए। और अब समय आ गया है कि राष्ट्रवादिता की परिभाषा का निर्धारीकरण किया जाए कि राष्ट्रवादिता क्या है, राष्ट्रवादिता क्या नहीं है। दूसरे, हमारी राजनीतिक पार्टियों को, राजनेताओं को भी ये समझना चाहिए कि जो हमारे संविधान का मूल आधार है, जिसको लोकतंत्र कहते हैं, उसमें इतनी बड़ी गिरावट का मूल क्या है। अन्यथा आने वाले समय में भारत का लोकतांत्रिक स्वरूप पूर्णतः समाप्त हो जाएगा और फिर जो स्थितियां उत्पन्न होंगी वो किसी की भी सोच से कहीं ज़्यादा घातक और खतरनाक होगी। हम आप ऐसे ही विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और हमको लाइक करिए। नमस्कार।